Hello students, today I am going to teach you about the BA first year political science. As a political science, sovereignty is one of the chapters which is an elements of the states. Now today I am going to disclose the chapter of sovereignty. संप्रभुता, यह एक संप्रभुता हमारा एक पाठ है जो राजनीतिक शास्त्र से जो है पॉलिटिकल साइंस में वर्णित है और बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए जो है सॉवरेनिटी के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। आते हैं हम संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता है क्या, आखिर सॉवरेनिटी किसको कहा जाता है और संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह कहाँ से लिया गया है और यह संप्रभुता है क्या। तो सबसे पहले हम संप्रभुता के बारे में बताना चाहेंगे कि सॉवरेनिटी जो है दो चीज़ें हैं। एक जो है इसको जो है हम आंग्लो भाषा में मतलब कि इंग्लिश वर्ड जो इसका सॉवरेनिटी जो है ये भी हमारा इसका सेंस होता है सर्वोच्च शक्ति। आंग्लो भाषा इंग्लिश में इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो कॉल्ड कहा जाता है सर्वोच्च शक्ति। हिंदी में सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है और इसका जो है एक लैटिन वर्ड्स होता है। लैटिन वर्ड जो होता है इन लैटिन वर्ड इट इज कॉल्ड सुपरेनस। इसका भी शाब्दिक अर्थ जो होता है सर्वोच्च शक्ति से ही होता है। सर्वोच्च शक्ति। अब हम इसके बारे में जाने कि ये है क्या। इसका जो है हमारे समाज में, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में सॉवरेनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। आज विश्व के तमाम देश जो है डेमोक्रेटिक है, हर जगह प्रजातंत्र लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में जो है हमारा जो है इस सॉवरेनिटी की संप्रभुता का क्या महत्व होता है। तो मैंने दो बात बताया कि इंग्लिश में इसको जो है कहा जाता है ये सॉवरेनिटी। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। इट इज कॉल्ड सोवरेनिटी कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग जो है सर्वोच्च शक्ति कहते हैं और इसको लैटिन वर्ड में जो है सुपर एनस कहा जाता है। अब चलते हैं कि ये है क्या, इसका क्या वैल्यू है और इसका जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है इसका अलग अलग जो है डेफिनेशन दिया गया है। तो विद्वानों ने जो है इस पर बहुत मतलब अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में उस वह जो है अगर किसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, अगर वह किसी राष्ट्र के ऊपर वो जो है उसका निवेश उसके अधीन है, तो वैसे में जो है उसको जो है सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, सर्वोच्च शक्ति नहीं है, उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है, तो ऐसा राज्य या राष्ट्र जो है एक राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना सॉवरेनिटी का, बिना संप्रभुता का राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो सॉवरेनिटी का सेंस होता है सार्वभौमिक भी कहते हैं इसको, सार्वभौमिक। इसको सार्वभौमिक की भी मतलब कि हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक। अब ये सार्वभौमिकता है क्या। जैसे एक गांव है, एक राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, एक राज्य है, फिर राज्य से कमिश्नरी से, इस तरह से जो है हमारा एक जो है हमारा नेशन बनता है। अब चलते हैं कि अगर हम किसी एक राज्य को, स्टेट को लेते हैं, सपोज अगर हम कहते हैं कि यूपी, बिहार, राजस्थान 29 स्टेट्स, तो इस 29 स्टेट्स नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि जहाँ संप्रभु है, जो स्वयं से अगर शक्तिशाली है, तो वह एक राज्य है या एक राष्ट्र हो सकता है। लेकिन अगर वह जो है निर्भर होता है किसी अन्य पर, तो उसको हम एक राज्य या राष्ट्र का जो है उपाधि नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसके पास सॉवरेनिटी नहीं, संप्रभु नहीं है। उदाहरण के लिए लेते हैं यूपी, बिहार, कोई भी 29 स्टेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे संघ की छोटी इकाइयाँ हैं,
और सारे संघ की इकाइयों से मिल करके हमारा इंडिया जो है यूनिटरी फॉर्म में है। फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन यूपी देयर इज ए गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एज ए जोगी आदित्यनाथ जोगी जी, एंड इन बिहार सब लोग डिफरेंट जो भी संघ की इकाई है अलग अलग जो है उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं ये सेल्फ मतलब कि अपने आप में फ्रीडम उनका नहीं है, वो जो है टोटल जो है हमारे कैबिनेट गवर्नमेंट पर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर स्टेट्स का अपना लैंड होता है, अपना पॉपुलेशन होता है, अपनी गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट, और उनके पास जो है सब कुछ होता है, लेकिन इस सब के बावजूद उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती है, जिसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं। तो बगैर संप्रभुता जो है हम कह सकते हैं कि एक राज्य राज्य नहीं हो सकता है, एक राष्ट्र भी, उसमें भी जो है एक नेशन तभी होगा जब उसके पास सार्वभौमिक हो, संप्रभु हो, तभी हम एक राष्ट्र या एक राज्य को दर्जा में रख सकते हैं। तो हम चलते हैं, तो ये संप्रभुता हमारे जो है एक दो मतलब कि इसके जो है अगर वर्ग करते हैं हम संप्रभुता को, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें जो है दो तरह के मत आते हैं। दोनों मतों में जो है काफ़ी मतभेद था शुरू में, जिसमें हमने जो है एक मैंने कहा एक अद्वैत होता है, अद्वैतवादी जो है संप्रभुता, और एक होता है बहुलीकरण के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं उसमें बहुलीकरण की संप्रभुता। तो ये बहुलक वाला जो होता है अलग होता है, और एक अद्वैतवादी। तो अद्वैतवाद के बारे में चलते हैं, अद्वैतवादी संप्रभुता है क्या। तो अद्वैतवाद की संप्रभुता ये अलग है, जिसको हम लोग मोनोलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। अद्वैतवादी संप्रभुता, अद्वैतवादी संप्रभुता। अद्वैतवादी संप्रभुता जिसको हम लोग मोनोलिज्म कहते हैं, इसको इंग्लिश में मोनोलिज्म कहते हैं, ये मोनोलिज्म है। तो मोनोलिज्म है क्या? अद्वैतवादी संप्रभुता हमारे आज विश्व के तमाम जो भी संप्रभुता की बात आती है, तो हम लोग उसी अद्वैतवादी संप्रभुता के ऊपर जो है हम लोग चर्चा का विषय करते हैं। आज हमारे विश्व के तमाम देशों में अद्वैतवादी की है क्या मोनोलिज्म, ये अद्वैतवादी संप्रभुता क्या है अभी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है एक बहुलवादी होता है, बहुलवादी संप्रभुता। ये बहुलवादी संप्रभुता है क्या? इसको हम लोग कहते हैं प्लुरलिज्म। ये प्लुरलिज्म हो गया, जिसको हम लोग बहुलवादी संप्रभुता कहते हैं। अब हम चलते हैं इस दोनों के बारे में कि अद्वैतवादी संप्रभुता क्या है और बहुलवादी संप्रभुता क्या है। अद्वैतवादी संप्रभुता उसको कहते हैं जिसमें एक छत्र, एक का जो है शासन व्यवस्था हो पूरे, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं कि यह अद्वैतवादी संप्रभुता है। लेकिन बहुलवादी संप्रभुता में हर एक राज्य को, जैसे 29 स्टेट्स हमारे इंडिया में हैं, सुन रहे हो ना, तो 29 स्टेट्स जो होते हैं अलग अलग उनके जो है, अगर हर एक स्टेट्स को जो है उनको फुल अथॉरिटी दे दी जाए कि तुम्हें पूरा जो है स्वतंत्रता दिया जाता है इन एंड आउटसाइड, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों स्वतंत्रता अगर उनको दे दी जाए हर एक राज्य को, 29 राज्यों में, तो इस तरह का अगर पूर्ण स्वतंत्रता 29 को देते हैं तो ये हमारा जो है बहुलवादी संप्रभुता के आधार पर होगा, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। चल बहुलवादी संप्रभुता यह कहता है कि अगर हमारे 29 स्टेट्स की 29 लैंग्वेजेस हम लोग बोले जाते हैं हमारे देश के अंदर, जो है different languages are spoken in entire the India. In UP, Hindi, Bihar, Bihari, and Rajasthan, and there are different types of languages. Madras, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, and all these languages are spoken in India, in different states में जो है। तो इस तरह से जो है जो different states की जो भाषाएं जो है बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। तो अगर फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स हैं, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है, तो हम पूर्ण से स्वतंत्र हैं अगर हर काम करते हैं एक राज्य में। लेकिन
हमें पूर्ण अगर आर्थिक और धार्मिक हर एक स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम एक संप्रभु कहलाते हैं कि हमारा बहुलवादी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन यह बहुलवादी सिद्धांत किसी भी राष्ट्र में या हमारे भी देश में, इंडिया में भी बहुलवादी सिद्धांत का जो है कोई मान्यता नहीं है। अगर मान्यता है तो अद्वैतवादी संप्रभुता का, क्योंकि अद्वैतवादी संप्रभुता को मैंने अभी कहा कि ये मोनोलिज्म है, वन शासक रूलर और पूरे 29 स्टेट्स के ऊपर रहता है। 29 स्टेट्स के छोटे छोटे जो शासक होते हैं उन शासकों के ऊपर जो है एक बड़ा शासक होता है, जिसको हम लोग मोनोलिज्म के आधार पर, अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर हम एक प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और कैबिनेट्स का जो है हम लोग जो है गठन करते हैं। और उस कैबिनेट के द्वारा जो है स्टेट्स के जितने भी 29 जो संघीय इकाइयाँ हैं उन सब ऊपर कमांड किया जाता है, आर्थिक हो या जो भी चीज़ें के बारे में। तो ये हमारा अद्वैतवादी संप्रभुता हमारे जो है विश्व की तमाम कंट्रीज़ में, तमाम स्टेट्स में होता है। तो अब चलते हैं, तो अद्वैतवादी संप्रभुता में कहा जाता है कि अद्वैतवादी संप्रभुता, अद्वैतवादी संप्रभुता अद्वैतवादी संप्रभुता जिसको मोनोलिज्म कहते हैं, मोनोलिज्म, ठीक है, ओके। आप चलते हैं कि मोनोलिज्म के ऊपर जो है अद्वैतवादी संप्रभुता है क्या। अभी मैंने कहा कि यह जो है एक की शासन व्यवस्था, मतलब कि मोनो ए पर्सन, एक इलेक्टेड पर्सन, एन इलेक्टेड सिटीजन थ्रू पब्लिक ओपिनियन के द्वारा, ओपिनियन, an elected citizen through public opinion is elected by the elected member of an elected citizen through public opinion is elected by the elected members of parliament. पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो है एक सिटीजन को जो है हम लोग इलेक्ट किया जाता है, और इस तरह से उसको हम लोग मोनोलिज्म के आधार पर उनकी जो है संप्रभुता दी जाती है। तो हम चलते हैं मोनोलिज्म के आधार पर। यह जो है एकल मतलब कि इसका विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण में शक्ति टोटल जो है निहित होता है उस केंद्र गवर्नमेंट में, यथार्थ शक्ति जो है यहाँ निहित है, इसके नीचे जो है इन लोगों के द्वारा ये जो है शक्ति इलेक्ट होती है। अलग अलग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जैसे कि सब लोग अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है, सब लोग मिल करके अपना एक जो है मेन जो है पब्लिक एक पर्सन को जो है वो अपना पावर दे देते हैं, सब लोग अपना पावर दे देते हैं। जैसे कि हॉब्स के सिद्धांत के अनुसार हॉब्स ने कहा था कि आई अथराइज एंड गिव अप माई राइट टू दिस मैन और टू दिस असेंबली ऑन दिस कंडीशन कि दे विल प्रोवाइड मी देयर राइट्स, मतलब कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपना अधिकार इस आधार पर देता हूँ कि यह अपने संपूर्ण अधिकारों को मुझे सौंप दे। अर्थात यह क्या है, मोनोलिज्म है कि अगर मैं कहता है, यहाँ जो है हॉब्स ने कहा कि आई अथराइज एंड गिव अप माई राइट, मैं यह जो है आई अथराइज एंड गिव अप माई राइट टू दिस मैन, इस व्यक्ति, और टू दिस असेंबली या इस व्यक्ति समूह को ऑन दिस कंडीशन पर एक शर्त पर देता है कि अगर मैं अपना अधिकार सौंपता हूँ कि सारा अधिकार जो है सारे लोग मुझे सौंप दें ताकि मैं इनके अधिकार का जो है मतलब कि प्रोटेक्शन कर सकूँ। तो यह एक मोनोलिज्म के आधार पर उनका जो है अपना हॉब्स ने अपना सिद्धांत दिया था। हॉब्स जो था सबसे पहला व्यक्ति था जिसने जो है ये मतलब
संप्रभुता के बारे में परिभाषित किया। फर्स्ट मैन हु हैज़ डिफाइंड दैट व्हाट इज द सॉवरेनिटी, हॉब्स वाज द फर्स्ट मैन, हॉब्स इज वन ऑफ द फर्स्ट मैन हु हैज़ डिफाइंड दैट व्हाट इज द सॉवरेनिटी के बारे में उसने परिभाषित किया है। तो हॉब्स ने जो है सबसे पहले जो है संप्रभुता के बारे में बताया। हॉब्स के बाद जो है सब लोग अलग अलग अपने अपने सिद्धांत को उन लोगों ने सब लोगों ने कहा है, लेकिन इसमें सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत के रूप में जो है अलग अलग जो है सारे सिद्धांतों में से है, जैसे कि मान्यता प्राप्त सिद्धांत में से जो है हमको जो है एक सिद्धांत है जिसका नाम है गैटिल का सिद्धांत, जो है गैटिल का सिद्धांत जो है, और गैटिल का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ गैटिल जो है बहुत ही मान्यतापूर्ण है, क्योंकि गैटिल ने कहा था कि एक राज्य का गठन तभी हो सकता है, एक राज्य तभी हम बना। देखिए राज्य के जो है अलग अलग परिभाषा के रूप में लोग, किसी ने दैविक सिद्धांत के आधार पर, कोई जो है समाजवादी सिद्धांत पर, कोई जो है एक अलग अलग सिद्धांत के आधार पर जो है सार्वभौमिकता के आधार पर जो है राज्य का जो है एक अलग अलग परिभाषा जो है दिया गया है। शक्ति का सिद्धांत, अलग अलग दैविक सिद्धांत या सामाजिकता के आधार पर जो है राज्य का गठन हुआ। तो इस तरह से राज्य के बारे में सब लोगों ने अलग, लेकिन इस राज्य का गठन जो है गैटिल कहता है कि राज्य जो है उसका सबसे बड़ा चीज़ है कि राज्य तभी राज्य हो सकता है जब हमारे राज्य के अंदर जो है संप्रभुता हो। बिना सॉवरेनिटी का, बिना संप्रभुता का एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब चलते हैं कि संप्रभुता जो है दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता होता है। एक होता है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक होता है एक्सटर्नल। हमारे दो तरह की संप्रभुता होती है। तो संप्रभुता जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है संप्रभुता आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, एक हुआ आंतरिक संप्रभुता, यह मेरा आंतरिक संप्रभुता है, और दूसरा होता है बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक आंतरिक हो गया, इंटरनल हो गया, और एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होता है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी का दोनों अलग अलग है। देखिए जैसे कि अंदर से हम संप्रभु हैं, हमें शक्ति आंतरिक रूप से दी गई है, आंतरिक मामले में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाह्य रूप से मुझे वह अधिकार नहीं दिया गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यह संप्रभुता जो है किसी भी राष्ट्र को आंतरिक संप्रभुता दिया गया है कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए सबको आंतरिक संप्रभुता मिला है कि अपने राज्य का विकास करें। लेकिन जो बाह्य संप्रभुता है, बाहर के लिए कुछ भी करने के लिए, वह संप्रभुता जो है केवल एक मोनोलिज्म के आधार पर ही मिलती है, जिसमें हमने कहा कि अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर ही वह संप्रभुता केवल एक व्यक्ति और एक मतलब शासक के अधीन जाता है। जैसे अभी हम लेते हैं हमारे इंडिया में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट, अब नरेंद्र मोदी जी को सब लोगों ने मिल करके प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है माना, और मोदी जी के अधीन में जो है एक कैबिनेट मेंबर्स बने। सारे लोग जो है अपने अपने पद के लिए जो है सबको गोपनीयता, पद की गोपनीयता दी गई, शपथ दी गई। कोई रेल मंत्री, कोई तमाम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनिस्टर्स बनाए गए। तो सारे मिनिस्टर्स का जो भी असेंबली होता है उसमें जो है मोदी जी की उपस्थिति में अपना असेंबली का बैठना, एक मीटिंग का लेना और अपने राष्ट्र के विकास के संदर्भ में बातें करना, यह एक आंतरिक संप्रभुता के आधार पर है। और बाह्य संप्रभुता उन्हीं के पास है कि बाहर में भी अगर किसी तरह का हमारा नाइबर कंट्री हमारे साथ किसी तरह का जो है बेमनस्यता करता है या कोई विकास से संबंधित कार्य के बारे में है, तो बाह्य संप्रभुता भी उन्हीं को निहित है, जो हमारे भारत के बाहर की जो भी आर्थिक मदद लेना या आर्थिक मदद देना या कोई भी सिद्धांत का जो है मतलब कि किसी राष्ट्र अदर कंट्रीज़ में देना। तो इस तरह का जो लेन देन की बात आती है, यह बाह्य संप्रभुता के आधार पर होता है, जिसको हम लोग इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं। यह हमारे
कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स के पास होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के अधीन होते हैं, उनके साथ रहते हैं, और इस तरह से जो है यह मोनोलिज्म जो है वहीं पर मतलब कि लागू होता है। जबकि हमने कहा कि ये बहुलवादी सिद्धांत तो मतलब कि ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुलवादी सिद्धांत अगर होता तो एक ही राष्ट्र में अलग अलग जो है सारे छोटे छोटे कई राष्ट्र बन जाते और एक छोटे छोटे राज्य बन जाते। आज हमारा जो है अगर उत्तर प्रदेश से भारत जाना पड़ता, बिहार से भारत जाना हो, तो भारत जाने के लिए हमें एक सिस्टम से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डबल सिटीजनशिप हो जाएगा, दोहरी नागरिकता हो जाती। दोहरी नागरिकता हम किसी भी देश में नहीं लिया जाता है, क्योंकि एकल सिटीजनशिप हमारे देश में। हमारे देश का खासियत यह है कि हमारे पास कोई डबल सिटीजनशिप की बातें नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि हम यूपी के रहने वाले हैं, इंडिया के ही रहने वाले हैं। इंडिया में उत्तर प्रदेश हमारा एक संघ की इकाई है, उससे हम जुड़ते जरूर हैं, लेकिन नागरिकता हमारी जो भी मानी जाती है वो इंडियन ही कहते हैं हम लोग भारतीय हैं। ओके, तो हम चलते हैं। अब ये हमारा हो गया अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर। अभी ने कहा हॉब्स का सिद्धांत। तो बच्चों हॉब्स का सिद्धांत एक बार फिर नोट कर लीजिए और मैं बता दूं, ओरली जो है आप नोट कर सकते हैं। कहने का सेंस है कि हॉब्स ने कहा था कि आई अथराइज एंड गिव अप माई राइट्स to this man or to this assembly on this condition that they will provide me their rights। तो उसने कहा मैं अपना अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस आधार पर देता हूँ कि ये अपना संपूर्ण अधिकार मुझे सौंप दे। तो इस पर जो है एक यह जो है हमने कहा मोनोलिज्म के सिद्धांत पर ये चला। तो और गैटेल ने भी यही बात कहा था कि चाहे एक स्टेट हो दूसरे एक स्टेट। अब गैटेल के सिद्धांत क्या है? गैटेल कहता है सॉवरेनिटी। स्टूडेंट्स, मैनी पॉलिटिकल थिंकर्स बहुत सारे जो है राजनीतिक चिंतक जो हैं, तो राजनीतिक चिंतकों में से जो है अलग अलग सबका अपना अपना जो है विचार जो है प्रकट किए हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे गैटिल ने जो है पॉलिटिकल साइंस से अपना जो एक बुक लिखा है गैटिल। तो उसने पॉलिटिकल थिंकर गैटिल के हिसाब से जो है उन्होंने कहा था कि संप्रभुता के बारे में, गैटिल का संप्रभुता से संबंधित जो मैटर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर रहा है। तो उन्होंने कहा था, देखिए कि द रिलेशन ऑफ स्टेट टू सिटीजन एंड ऑफ वन सिटीजन टू अनदर कैन बी अंडरस्टूड ओनली आफ्टर ए फर्दर डिस्कशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस द स्टेट फ्रॉम ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन इट्स सॉवरेनिटी। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है, उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। तो इस तरह संप्रभुता को फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है तथा जिससे हम संप्रभुता करते हैं। ये गैटिल साहब ने अपना जो पॉलिटिकल साइंस में जो अपना ओपिनियन मतलब प्रेजेंट किए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था, द रिलेशन ऑफ स्टेट टू सिटीजन एंड ऑफ वन सिटीजन टू अनदर कैन बी अंडरस्टूड only after a further discussion of the characteristic which distinguishes the state from all over organization its sovereignty। तो ये हमारे गैटिल साहब का जो है। उसी तरह से जो है अन्य थिंकरों ने जो है पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपना अपना विचार प्रकट किया, जिसमें जो है हमारा जो है एक बोधा है, जॉन बोधा का जो है लिखा हुआ एक उनका अपना जो है थॉट है, विचार है। तो जिन बोधा का जो है जो ओपिनियन था वो था कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ ए स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ।
संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं है, अंकुश न होता है। तो इस तरह से जो है फिर जिन बोधा का जो है मैं रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से दें कि जिन बोधा ने कहा था कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ ए स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अंडर अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। संप्रभुता नागरिक और प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। तो इस तरह से जिन बोधा का ये सिद्धांत थॉट था। उसी तरह से अन्य थिंकर्स जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उसमें से हमारे एक बहुत ही महान उसमें से ग्रेसियस को भी माना जाता है। ये जिन बोधा जो थे, पहला हमारा जो है ये फर्स्ट हमारे सॉवरेनिटी के जो है वो परिभाषा देने वाले हैं, डिफिनेशन डिफाइन किए थे। उसके बाद जो है ग्रेसियस का आ गया। ग्रेसियस ने कहा था कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन हिम whose acts are not subject to another and whose will cannot be overridden। अर्थात संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। तो जिन बोधा का जो ये ग्रेसियस का जो है अपना थॉट था। फिर एक बार मैं रिपीट करूं कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन हिम whose acts are not subject to another and whose will cannot be overridden। अर्थात संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता है। ग्रेसियस जो थिंकर था उसने अपना ये विचार रखे थे। उसी तरह से संप्रभुता के अन्य अलग अलग सब लोगों ने अपना डिफाइन किया, जिसमें से हमारे एक और हैं, उनको कहते हैं उन्होंने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम डिजायर ऑफ स्टेट। ये जो है एक अच्छे थिंकर्स का जो है ये सोच है। उनका नाम था आपका वो क्या कहते हैं बिलोवी थे। बिलोवी का ये सिद्धांत था। बिलोवी ने कहा था, बिलोवी का सिद्धांत है ये, बिलोवी। तो बिलोवी ने जो है अपना थॉट दिया कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम डिजायर ऑफ स्टेट। तो इस तरह से हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी थे अलग अलग अपने अपने विचारों को प्रकट करते रहे। तो सबसे बड़ा चीज यह था, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी मैंने संप्रभुता के जो भी डिफाइन किए हुए जितने भी थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना जो है अलग अलग डेफिनेशन अपने अपने विचार को प्रकट किया है, उसमें से सारे सबका जो है एक राज्य की एक इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स के रूप में सॉवरेनिटी को माना है। और इस तरह से जो राज्य की जो एक निहित शक्ति, एक निश्चित शक्ति जो राज्य की है वह हमारी संप्रभुता में है। संप्रभुता अपने आप में जो है एक क्या है कि वह पावर है जिसके बगैर हम किसी भी राज्य को मतलब कि बगैर जो है सॉवरेनिटी का कोई भी राज्य जो है शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है। अर्थात उसकी सबसे बड़ी शक्ति जो है सॉवरेनिटी होती है। अब हम चलते हैं इस पर, देखते हैं कि सॉवरेनिटी में जो है संप्रभुता के जो है अलग अलग जो है लक्षण भी होता है। तो उसमें जो है संप्रभुता के लक्षणों के बारे में चलते हैं कि संप्रभुता का लक्षण क्या होता है। तो संप्रभुता का लक्षण जो है अलग अलग होता है। तो संप्रभुता के लक्षण में जो है सबसे पहला लक्षण जो होता है कि संप्रभुता जो है निरंकुश होता है। तो सॉवरेनिटी जो है हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी जो है एक निरंकुश भी है, क्योंकि संप्रभुता जो है एक निरंकुश है। जैसे निरंकुशता है, सर्वव्यापकता है, इसका लक्षण जो है संप्रभुता के लक्षण। तो ये हमारा जो है ये हमारे थिंकर्स के जो है अलग अलग सोर्स और सॉवरेनिटी के बारे में उन्होंने अपना बताया। बिलोवी ने अपना कहा कि यह जो है स्टेट का सुप्रीम डिजायर होता है और इस डिजायर के बगैर जो है स्टेट का जो है कुछ भी स्टेट नहीं कहा जा सकता है। और इस तरह से संप्रभुता जो है सार्वभौमिकता, सार्वभौम मतलब एक तरह से
वह स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। अगर संप्रभु है तो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसे किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, किसी से जो है आदेश लेने की जरूरत नहीं है। वह किसी के आदेश का जो है मतलब ये ध्यान नहीं देता है कि हमें आदेश जो है आदेश का जो है पालन करना है। तो इस तरह से जो है चेयर वहां से चेयर उठाते हैं। तो इस तरह से जो है हम संप्रभुता पर जो है एक उसका लक्षण के बारे में बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में संप्रभुता के लक्षण। लक्षण, संप्रभुता के लक्षण क्या होता है, अब इस पर हम ध्यान देते हैं कि संप्रभुता का लक्षण क्या होता है। तो संप्रभुता के लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संप्रभुता की उपयुक्त धारणा जो जिस आधार पर थिंकर्स ने अपना अपना विचार प्रकट किया है, उसमें से निम्नलिखित लक्षण जो है पाए जाते हैं या निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला जो संप्रभुता होता है निरंकुशता के आधार पर होता है। निरंकुशता, इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है एब्सोल्यूटनेस है। एब्सोल्यूटनेस, तो ये एब्सोल्यूटनेस है, अर्थात इसको हम कहेंगे कि ये जो है निरंकुश के आधार पर। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है, और जैसे कि संप्रभुता के इस अर्थ में स्पष्ट है, वह सर्वोच्च शक्ति जो है उसके अंदर निहित होती है। अर्थात यह एक तरह से माना जाए तो अपने आप में जो है जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वह जो है निरंकुशता के आधार पर। अर्थात जो भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का जो भी अधिकार जो राज्य के अंदर निहित जो संप्रभु है, वह पूर्ण उसे अधिकार होता है कि अपने राज्य के अंदर के नागरिकों को चाहे जैसा भी हो उसको उसके अनुसार उसका आदेश का पालन करने के लिए वह बाध्य होता है। तो इसलिए जो है वह निरंकुश के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात निरंकुशता क्या है कि किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य में नागरिक को राज्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि एक राज्य पूर्णतः सार्वभौमिक होता है, पूर्णतः सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है। तो इस तरह से हमारा जो है, अगर हम निरंकुशता के आधार पर देखा जाए कि यह निरंकुशता क्यों है, तो भाई मान लीजिए मैं किसी भी राज्य के अधीन हम रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, सपोज आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई ओबे ऑल द रूल्स which are provided by the government of India against of law. If I do anything against of the law, अगर मैं कानून के खिलाफ में कोई भी कार्य करता हूँ, तो यह पूर्ण अधिकार जो है मेरी सरकार, मेरी जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो है उसके लिए सजा मिल सकती है, सजा दी जाती है। यह निरंकुशता के आधार पर यह संप्रभुता जो है हमारे केंद्र में निहित है, हमारी सरकार के अंदर, हमारे राज्य में निहित है, और इसके खिलाफ में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है संप्रभुता हमारी एक निरंकुशता के आधार पर भी होती है। तो एब्सोल्यूटनेस इज वन फैक्ट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। यह पहला फैक्ट है जिसको जो है हम कह सकते हैं कि यह जो है एब्सोल्यूटनेस है। दूसरा चीज है कि सर्वव्यापकता है।
बहुत दूर तक यह फैली हुई चीजें हैं। इसका दूसरा लक्षण होता है कैरेक्टरिस्टिक, इस सर्वव्यापकता के आधार पर, सर्वव्यापकता। ये सॉवरेनिटी हमारी सर्वव्यापकता के आधार पर भी है। सर्वव्यापकता है क्या? एट वंस टू नो दैट व्हाट इज द सॉवरेनिटी, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसको कहते हैं ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस हमारा जो है ये हमारी सर्वव्यापकता है। तो सर्वव्यापकता को हम कह सकते हैं कि जो सॉवरेनिटी होती है, जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और राज्य से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं करता है। अर्थात जो भी राज्य की जो संप्रभु शक्ति है उसके अधीन सारे नागरिक होते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई दावा नहीं कर सकता है। न तो हम किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हमारे किसी कोर्ट में उसकी संप्रभुता पर कोई चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सर्वव्यापकता है। इसके अंदर जो है सर्वव्यापकता भी होता है। तो सर्वव्यापकता है कि यह जो है पूर्णतः यह मतलब राज्य, यह पूर्णतः अपने नागरिकों को नियमों और कानूनों को मानने पर बाध्य करता है। इसके विपरीत कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है। इसके विपरीत कोई भी आवाज नहीं उठाया जा सकता है। तो ये हमारा सर्वव्यापकता के आधार पर हो गया कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। दूसरा हमारा जो है इसका लक्षण होता है। तीसरा होता है कि यह परमानेंसी इसके अंदर है, अस्थायित्व है। इसके अंदर जो है अस्थायित्व होता है। तीसरा हमारा अस्थायित्व की बात है। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा अस्थायित्व, तीसरा इसका लक्षण है कि ये अस्थायित्व होता है। इसको परमानेंसी कहते हैं, परमानेंसी। इसके अंदर परमानेंसी होती है, यह चिरस्थायी होता है। इससे बदला नहीं जा सकता है। बदला नहीं जा सकता है, इसके अंदर परमानेंसी होती है। नेक्स्ट है कि इसका अपृथककरणीयता जो है, इसके अंदर यह पृथक नहीं हो सकता है, अपृथक होता है। अर्थात इसका चौथा जो हमारा मेन थीम है वो अपृथक होता है। अर्थात इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था अस्थायित्व होता है, वैसे ही ये अपृथक भी होता है। तो इसको जो है हम कहते हैं कि यह जो है इनएलिएनेबिलिटी इसके अंदर होता है, यह अपृथक नहीं होता है। संप्रभुता राज्य से अपृथक नहीं होती है। अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता है। अर्थात राज्य जो है, राज्य से संप्रभुता अपृथक नहीं हो सकती है, अपृथक नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये हमारा हो गया। ये अपृथक जो है इसका मेन अगला लक्षण था। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि अगर हम संप्रभुता की बात करते हैं सॉवरेनिटी का, तो अविभाज्यता के आधार पर इसे जो है अविभाज्य तो किया जा सकता है, लेकिन किसी आधार पर इसे अविभाज्य कर सकते हैं। अविभाज्यता
इसका अगला लक्षण होता है अविभाज्य, अविभाज्यता, अविभाज्यता अर्थात इसे हम भाज्य नहीं कर सकते हैं, इसे हम बांट नहीं सकते, इसे बांट नहीं सकते हैं। संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, इसे बांट नहीं सकते हैं, ये एक ही के अंदर सीमित होता है, अर्थात यह भी जो है हम इसकी बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से संप्रभुता की जो है, और लास्ट इसका जो है इम्पॉर्टेंट जो एबिलिटी है, लक्षण है, वह है अनन्यता। इस अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना होता है। अर्थात अनन्यता जो होता है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिवनेस, अनन्यता। अगला मेरा मेन थीम है अनन्यता, अनन्यता, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस, ये हमारा एक्सक्लूसिवनेस है। अर्थात यह जो है केवल एक में ही निश्चित होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर एक में ही यह निश्चित होता है, यह निश्चित होता है। अर्थात इसको अनन्यता कहते हैं क्योंकि यह पावर एक को ही दिया जाता है, इसके अलावा अन्य को पावर नहीं दी जाती है। और सबसे लास्ट होता है मौलिकता, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी है इसके अंदर, तो इसको हम लोग मौलिकता कहते हैं। मौलिकता इसका अंतिम लक्षण है, मौलिकता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। अर्थात इसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, यह बनावटीपन में नहीं रहता है, मूल रूप से इसके अंदर मौलिकता होती है, मौलिकता होती है। यह हमारा जो है ये लक्षण हुआ तुम्हारे जो है सॉवरेनिटी का। अगला चीज है कि हमारा जो है संप्रभुता में राजनीतिक संप्रभुता के विविध रूप होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी पाई जाती है। जैसे औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता है, एक औपचारिक और तथा वास्तविक संप्रभुता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। इसको व्यवहार में इन शक्तियों को प्रयोग कर उनके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करे, तो ऐसे जो है उसको जो है औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। अगला है कानूनी संप्रभुता, जो कि कानून के आधार पर जो है संप्रभुता दी जाती है, जिसको हम लोग लीगल कह सकते हैं, कि उसको जो है लीगल सॉवरेनिटी कही जाती है। तो अब राजनीतिक संप्रभुता है क्या, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। आज हमारे देश में जैसे कि सबको जो है एवरीवन हैव द इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन, आइदर द इलेक्शन ऑफ MLA और MP इलेक्शन और विलेज पंचायत इलेक्शन, everywhere anyone can take part in the election. So it is one of the best clues in sovereignty कि the power का जो विकेंद्रीकरण की बात है, सारे लोग इसमें जो है पार्टिसिपेंट होते हैं और यह पावर उसी को मिलता है जिसकी मेजोरिटी जो है फुल होती है और उस राज्य का वह संप्रभु होता है। और संप्रभु होने के बाद उसकी कानून जो है सर्वोपरि हो जाती है, सर्वोच्च हो जाती है। इस तरह की राजनीतिक संप्रभुता जो है उसके अंदर निहित होती है। संप्रभुता का जो है डिफरेंट जो है हमारा डेफिनेशन है, और ऑस्टीन का संप्रभुता का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑस्टीन का जो है संप्रभुता का सिद्धांत, ऑस्टीन का संप्रभुता का सिद्धांत, ऑस्टीन का संप्रभुता का सिद्धांत देखिए, ये हमारे ऑस्टीन है, ऑस्टीन का संप्रभुता का सिद्धांत, संप्रभुता का सिद्धांत।
संप्रभुता का सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। अभी हमारा ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांतों में से एक है, जिसमें जो है ऑस्टिन, विश्लेषक जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पर जो है, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर जो उनका लेक्चर है, अर्थात विधान शास्त्र पर व्याख्यान किए थे 1832 ईस्वी में। विधान शास्त्र पर व्याख्यान 1832 ईस्वी में विधान शास्त्र पर एक व्याख्यान, ये व्याख्यान जो है 1832 ईस्वी में ऑस्टिन का जो है संप्रभुता सॉवरेनिटी के ऊपर उन्होंने दिया था। इस लेक्चर में जो है सॉवरेनिटी के बारे में उन्होंने कहा था, ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित था और विचार से उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आवेश ही कानून होता है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जिसे इस प्रकार है, कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो है, जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश पालन का अभ्यस्त न हो, यदि मनुष्य समाज के बड़े भाग से अस्थायी रूप में अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है और वह समाज उच्च सत्ताधारी मनुष्य सहित एक राजनीतिक व स्वधीन समाज अर्थात राज्य होता है। उच्च सत्ताधारी मनुष्य, अच्छा सत्ताधारी मनुष्य, छोटे छोटे सत्ताधारी वाले जो मनुष्य होते हैं वो सभी मिल करके वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य के अधीन होते हैं। अगर उच्च सत्ताधारी मनुष्य के अधीन होते हैं तो उस तरह के जो सत्ताधारी मनुष्य होता है, जिसके अंतर्गत सारे सत्ताधारी लोग होते हैं, वह राज्य जो है एक राज्य की श्रेणी में माना जाता है और वहाँ की राज्य की विशेषता उसकी संप्रभुता होती है। ऑस्टिन ने जो है अपने विचारों में इस चीज का व्याख्यान किया। तो ऑस्टिन के शब्दों में उन्होंने यह बात कहा, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी इस कथन के विश्लेषण से संप्रभुता को निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है। पहला तो प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में मनुष्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है। दूसरा उन्होंने कहा कि संप्रभु किसी एक मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैविक इच्छा, जनमत या मतदाता जैसे भावात्मक जो है प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसे निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानून प्रतिबंध न करे। तो उन्होंने ऐसा कहा। और तीसरा बार उन्होंने उनका थर्ड जो विचार आता है, तो इस प्रकार का निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। उसकी इच्छा सभी व्यक्तियों और समुदायों से उच्च है तथा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी नियंत्रण के अधीन नहीं हो सकता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का किसी भी अधिकारी के अधीन वह नहीं, वह स्वतंत्र रहता है।
जैसे कहा जाता है कि ब्रिटेन की बात है कि किंग इज डाइड, और फिर कहता है कि लॉन्ग लिव द किंग। भाई अगर कहते हैं कि राजा की मर जाता है, राजा की मृत्यु हुई, और फिर कहता है कि राजा चिरंजीवी भव, फिर राजा को कहता है कि आप जो है चिरंजीवी हो। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है संप्रभुता की जो है एक एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि आस्टीन का जो संप्रभुता का सिद्धांत था वह सार्वभौमिक सत्य और सराहनीय था। उसको आज भी जो है आस्टीन के जो संप्रभुता सिद्धांत का जो है सम्मान के साथ जो है लोग आदर करते हैं हर एक राज्यों में, हर एक देशों में। तो चलते हैं संप्रभुता शक्ति के समाज को बहुसंख्या से पूर्ण, तो इस तरह से जो है संप्रभुता का जो है अलग अलग व्याख्यान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है जॉन ऑस्टीन का जो है ये था। अपनी बुक में जो है उन्होंने जो है 1832 ईस्वी में विधान शास्त्र पर एक व्याख्यान दिया था। उसमें ऑस्टीन की संप्रभुता का सिद्धांत सबसे जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इट्स एनफ फॉर यू। हैव अ नाइस डे।